एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी यूट्यूब चैनल। मैं राजेश शर्मा आपका वेलकम करता हूं और इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो इस पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या है और प्रक्रिया के विभिन्न चरण को देखेंगे हम लोग, और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है के बारे में बताएंगे। आर्टिकल 368 में भी अमेंडमेंट हुआ है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, तो इसके अंतर्गत हम लोग 2 क्लास में करेंगे इसको, क्योंकि एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं और अवधारणा है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ये जो चैनल आपका है, इसमें जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, सारी चीज़ें फिल्म्स के लिए, मेंस के लिए। तो इस पर बने रहें और सब्सक्राइब करने पर आपको सारे कंटिन्यूअस जो भी क्लासेस हो रही हैं सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगी। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण, क्या स्टेप होता है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, ठीक है। और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में बताएंगे। और इम्पॉर्टेंट, अभी तक टोटल 105 संविधान संशोधन अभी तक हो पाया है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें है। सबसे पहले है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 20 में, इसमें भाग 20 में, पार्ट 20 में भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 में, ठीक है, आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, ठीक है, ये 2 चीज़ों का प्रावधान किया गया है, प्रोविज़न किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसको है? पार्लियामेंट को है। संसद को शक्ति प्राप्त है भारतीय संविधान में। और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति निर्बाध नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, साधारण सा कॉन्सेप्ट है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि न्यायपालिका संविधान के किसी भी भाग का पुनरावलोकन कर सकती है। और ये एक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है जो मिनर्वा मिल स्केल्स में और केशवानंद भारतीवाद में संवैधानिक आधारभूत जो आपका है, आधारभूत संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन हम लोग नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसको न्यायपालिका परिभाषित करती है, डिफाइन करती है समय समय। क्लियर है यहाँ पर? तो समझने के लिए क्या है, भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया, प्रावधान किया गया है। और ये पावर किसको है? ये पावर पार्लियामेंट को है। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसमें क्या है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो लीडिंग केसेस हैं, मैं अलग से एक वीडियो भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्लास लेके आ रहा हूँ। इसमें करीब 100 लीडिंग जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने फैसले दिए हैं, उसका जो वर्डिक्ट है उसके बारे में मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा। एक पूरे क्लास में मेन जो पॉइंट्स होगा उसको डिस्कस करते जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का जो केस था, केशवानंद एक मठ के प्रशासन उनका प्रशासनिक नियंत्रण करते थे और आर्टिकल 26 का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 26 में क्या है कि किसी भी धार्मिक जो समुदाय है, रिलीजन है, उससे संबंधित किसी प्रांगण का आप प्रशासन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 में है। और इसी आधार पर केशवानंद भारती ने केस किया था
क्योंकि राज्य सरकार उस क्षेत्र को अपने अंदर लेना चाहते थे। और पालकीवाला साहब ने इस केस को लड़ा था और अभी तक के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट माना जाता है और सबसे बड़ा बेंच था ये, 13 जजों का पूरा पैनल था। तो 1973 में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अगर पूछा जाता है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब आया, तो 1973 में सर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधि या संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसका उल्लंघन अगर होता है, कोई भी कानून करता है कि संशोधन के द्वारा होता है, तो न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के अर्थात संसद संविधान के किसी भी भाग में कोई संशोधन हो रहा है तो उसका पुनरावलोकन वो कर सकती है। तो ये आपका 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आया था। संविधान संशोधन अगर पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो संविधान संशोधन 3 प्रकार, मतलब ये 3 तरह से है। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है, एक आपका क्या है, साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, और उसके बाद है तीसरा आपका है जिसमें राज्यों के आधे विधानमंडल की समर्थन की जरूरत पड़े। तो ये 3 प्रकार से आपका है। अगर पूछा जाता है संविधान संशोधन तो किस मतलब है, एक तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होगा, एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होगा, और तीसरा क्या है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों के द्वारा आधे राज्य विधानमंडल से समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, कोई भी डाउट होगा बताऊंगा। संविधान के साधारण बहुमत में देखेंगे तो संविधान के जिन उपबंधों आर्टिकल 368 के अंतर्गत, ठीक है, संविधान संशोधन से नहीं है, उनमें संशोधन के लिए क्या है, अत्यंत लचीली मतलब फ्लेक्सिबल प्रोसेस अपनाया गया है। और ऐसे उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद का साधारण बहुमत, अर्थात साधारण बहुमत मतलब क्या हो गया, दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। मतलब दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति अगर हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन माना जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये। उसके बाद है ऐसे उपबंधों का संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता। संविधान के विभिन्न हिस्सों में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है, ठीक है, कि उनमें किया गया कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं समझा जाएगा। जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है और 4 है, ठीक है। अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके। जैसे आपने देखा होगा सिक्किम भी एक नए राज्य के रूप में आया, विलय हुआ उसका। उसके बाद 2 राज्यों को अलग किया जाए, एमपी छत्तीसगढ़, बिहार झारखंड, आंध्रा से तेलंगाना बना, इस तरह से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके, राज्यों की सीमा परिवर्तन किया जा सके, मतलब ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, राज्यों का जो भौगोलिक अस्तित्व है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसमें संशोधन साधारण बहुमत से ही होता है। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ रेगुलर बैचेज में।
उसके बाद आर्टिकल 75 है, 97 है, 125, 165 क्लॉज 5 है, 221 क्लॉज 2 है, द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। ये सब साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है। आर्टिकल 105 है जिसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात की गई है। आर्टिकल 106 है इसमें संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पे अलाउंस की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 120 क्लॉज 2 है इसमें संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। तो ये जो साधारण बहुमत के द्वारा जो आपका है आर्टिकल 124(1) है, इसमें संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। 135 है, ठीक है, इसमें संसद को सर्वोच्च न्यायालय के जो जुडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति देता है। तो ये सब जो आपका है आर्टिकल 169(1) है इसमें विधान परिषदों को मतलब भंग करने की व्यवस्था करता है। 239 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सृजन करता है। ये सब जो आपका है ये साधारण बहुमत का है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से 50% जो आपका है मतलब 50% से ज़्यादा की सहमति की जरूरत पड़ती है। दूसरा आपका है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस 2/3 बहुमत चाहिए इसमें। तो संविधान के अधिकतर उपबंध विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि संविधान में जो संशोधन है वो ज़्यादा किसके द्वारा होते हैं, तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होते हैं। और जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचे से है, किससे है, फेडरल स्ट्रक्चर से है, मतलब केंद्र राज्य के बीच में जो फेडरेशन है उससे संबंधित हैं, उन्हें छोड़कर 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले सभी उपबंध इसी वर्ग में शामिल हैं। तो संघीय ढांचे से संबंधित विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मतलब सदन की जो कुल संख्या है उसके बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। सदन की कुल संख्या का क्या मतलब है भाई यहाँ पर, ठीक है, सदन की कुल संख्या का क्या मतलब है, इसका मतलब है सदन की औपचारिक कुल संख्या से है, न कि तात्कालिक संख्या से। मतलब जो जितना टोटल लोकसभा और राज्यसभा की क्या संख्या है, प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। कितना चाहिए, 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का अर्थ है कि यदि कुछ सदस्य मत विभाजन के समय उपस्थित हों किंतु मतदान में हिस्सा न लें तो 2/3 की गणना करने के लिए उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 61 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है। इसके लिए राष्ट्रपति महोदय के लिए महाभियोग शब्द, इम्पीचमेंट शब्द केवल राष्ट्रपति, ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, अन्य के लिए रिमूवल प्रोसेस है। तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को स्पष्ट विशेष बहुमत, ठीक है, अर्थात संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, पारित होना चाहिए। और साथ में लोकसभा से भी अलग से चाहिए और राज्यसभा से भी अलग से चाहिए। जबकि संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत अर्थात संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे विषय जो संविधान में संघात्मक व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया सर्वाधिक जटिल बनाई गई है, ठीक है। ऐसे विषयों संबंधित संविधान संशोधन विधेयक की सर्वप्रथम संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनके कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और यह भी आवश्यक है कि ऐसा बहुमत उस सदन की कुल संख्या के बहुमत से अधिक हो। उसके बाद फिर आपका है, में देख सकते हैं विशेष बहुमत और राज्यों, मतलब एक तो सबसे पहले बताया मैंने साधारण बहुमत का, सिंपल है वो,
दूसरा, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत होना चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वाले, और औपचारिक संख्या की बात की जाती है। इसके बाद है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन, मतलब 2/3 बहुमत तो लोकसभा राज्यसभा से चाहिए ही, और साथ में क्या है, और साथ में है आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। तो इसको आप ध्यान में रखें, और चीज़ें समझ में आ रही हैं, नोट करते जाएं, कमेंट करते रहें, कुछ भी अगर डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद यह विधेयक विधानमंडल को भेजते हैं, ठीक है, विधानमंडल को भेजेंगे, और जहां से कम 50% विधानमंडल द्वारा इस विधेयक पर का समर्थन आवश्यक है। जैसे 28 स्टेट है तो 14 स्टेट से पास होना चाहिए, और उपयुक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। जैसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें राज्यों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है, तो आर्टिकल 54 है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है, आर्टिकल 55 है जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है, आर्टिकल 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति है, ये सब इसमें सम्मिलित होगी। आर्टिकल 162 है जिसमें राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, आर्टिकल 241 है जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल भाग 5 है जिसमें संघ की न्यायपालिका है, भाग 6 है जिसमें राज्यों के उच्च न्यायालय है, और 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, ये सब क्या है, ये सब संघीय विषय हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो शेड्यूल 4 में है, और स्वयं आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, और साथ में यह है राज्यों के विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से किया जाना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, साधारण बहुमत से। यहाँ पूछा सकता है कि राज्यों के द्वारा जो अनुसमर्थन होगा वो क्या होगा, तो साधारण बहुमत से होगा, ठीक है, साधारण बहुमत से होगा। और संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जो आर्टिकल 108 में है ज्वाइंट सिटिंग, जिसको राष्ट्रपति कॉल करते हैं और लोकसभा के स्पीकर उसको एड्रेस करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, तो इसमें है ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। अब इसमें क्या होता है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया के चरण हैं अलग अलग। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है, मतलब या तो राज्यसभा से हो सकता है या तो लोकसभा से हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है, पारित करने की प्रक्रिया सामान्यतः वैसी ही है जैसी साधारण विधेयकों के संबंध में आर्टिकल 107-108 में बताई गई है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत अर्थात कुल सदस्य संख्या के आधे या अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी के समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन विधेयक के विषय में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और ऐसे विधेयक का दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक है, ठीक है ना, अलग अलग पारित होना आवश्यक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। संघात्मक ढांचे से जुड़े जिन उपबंधों की सूची आर्टिकल 368(2) में विशेष सुरक्षित उपबंधों के रूप में दी गई है, उनसे संबंधित संशोधन विधेयक पर कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता है, ठीक है। और ये सभी औपचारिकताएं जो हैं ये पूरी होने के बाद ही विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा स्वीकृति के लिए, अप्रूवल के लिए। तो ये आप इसको देख सकते हैं। आगे है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति
स्वीकृति देने के लिए बाध्य है या बाध्य नहीं है, तो आपको क्या बोलना है, बाध्य है। इंदिरा गांधी का शासनकाल, ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में 368(2) में संशोधन करके क्या बोला गया कि राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, और जिनके माध्यम से ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वो समाप्त कर दी गई है। अगर वीटो पावर आप समझते हैं, अगर डाउट है कुछ कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है, सस्पेंशन वीटो क्या होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वीटो शक्तियां हैं जबकि भारत में 3 वीटो शक्तियां हैं। तो क्या है आप कमेंट कर सकते हैं। जहां भी आपको इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डाउट हो रहा है, किसी समझने में, आप कमेंट करें, मैं उस पर क्लास लेके आऊँगा और चीज़ों को समझते रहें। जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संशोधन है सभी चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, फास्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियो को, क्लासेस को देखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रश्न पूछा जाएगा तो 1973 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। और यह वाद जो है 24वें संविधान संशोधन 71 की वैधता से संबंधित था। इस मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई थी जिसमें निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है, ठीक है। मैं आपको पूरा बताऊंगा। जो जजमेंट है, शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह का केस है, गोलकनाथ नाम पंजाब राज्यवाद का केस है, केशवानंद का केस है, मिनर्वा मिल्स का केस है, वामन राव का केस है, मेनका गांधीवाद है। तो ये एक किस तरह से सारे इंपॉर्टेंट जो केसेस आपके हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ये पूरे मैं इस पर लेके आऊँगा और बिल्कुल साधारण भाषा में आपको एक एक चीज़ें मैं समझाते जाऊँगा, ठीक है। जो भी चाहिए आपको इंडियन पॉलिटी में आप कमेंट करें, जहाँ भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है आप उसको कमेंट करें, मैं उस पर क्लास लेके आऊँगा। यहाँ पर आपको पूरी तरह से पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री जो इम्पॉर्टेंट आपके हैं तो सारे चीज़ यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे। तो लाइक शेयर करते रहें। और मतलब केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद में ये बोला गया कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन पार्लियामेंट कर सकता है, बट जो आधारभूत ढांचे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा इसको डिफाइन नहीं किया गया। और 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में पहली बार जुडिशियल रिव्यू को संविधान का आधारभूत ढांचा स्वीकार किया गया, जिसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये है कि न्यायपालिका संविधान के किसी भी भाग का पुनरावलोकन कर सकती है। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में स्पष्ट किया है कि संविधान के जो आधारभूत ढांचे में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती रहेंगी। जैसे संविधान की सर्वोच्चता है, ये आधारभूत ढांचा है, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता इसमें संविधान को, मतलब सर्वोच्चता बनी रहेगी। रूल ऑफ लॉ है जो ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन, विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बट व्यवहारिक रूप से यहाँ पर जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत है आदर्श रूप में यूएसए में आपको देखने को मिलता है, बट भारत में उस तरह का नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को स्वायत्तता और नियंत्रण के प्रावधान इस तरह से बनाए गए हैं। संविधान का जो संघात्मक ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आदर्श रूप से अगर फेडरल देखा जाए तो यूएसए है, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट, मैंने यही आप समझते हैं, अगर कमेंट करें। कॉन्फेडरेशन समझते हैं, फेडरेशन क्या होता है, राज्यों का संघ क्या होता है, एकात्मक संघ क्या होता है, संघात्मक संघ क्या होता है, राज्यों का संघ क्या है। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं इसमें भी क्लासेज लेके आ सकता हूं। जैसे आपका अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का देख रहे हैं, तो इसमें
पहले क्या था, यूएसएसआर था, वो क्या था, एक कन्फेडरेशन था, ठीक है ना, एक कन्फेडरेशन था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में 91 में डिसइंटीग्रेट किया, सारी चीज़ें सब अलग हो गई। तो ये क्या होता है, कन्फेडरेशन में क्या होता है, सिस्टम क्या रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फेडरेशन में यूएसए आइडियल एग्जाम्पल है फेडरेशन का, लेकिन वहाँ पर न्यायपालिका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो न्यायपालिका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण के प्रावधान हैं, बट वहाँ पर डबल सिटीजनशिप है। लेकिन भारत में देखेंगे, भारत में क्या है, राज्यों का संघ है, यहाँ पर केंद्र ने राज्यों को जन्म दिया है, जबकि यूएसए ने क्या कि यूएसए में क्या है, राज्यों ने केंद्र को जन्म दिया है। तो इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसमें क्लास लेके आऊँगा। तो संविधान का जो संघात्मक ढांचा है, संघात्मक ढांचा है केंद्र और राज्य के विषय में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, इलेक्शन प्रोसेस उसका स्ट्रक्चर होना, राज व्यवस्था का जो रिपब्लिक स्ट्रक्चर है, सरकार का पार्लियामेंट्री फॉर्म है, संसदीय स्वरूप है, सब बेसिक स्ट्रक्चर है। देश की संप्रभुता है, सॉवर्जिनिटी है, ठीक है, जो जैसे संविधान की शुरुआत किससे होती है, तो हम भारत के लोगों से होती है। संविधान की शुरुआत किससे होती है, हम भारत के लोगों से होती है। और उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब क्या है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। इस पर ऐसा कोई कानून आप नहीं बना सकते हैं जो असंवैधानिक हो। संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति है, ये सब चीज़ें हैं। मूल अधिकारों, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो डीपीएसपी है उसमें एक बैलेंस है, ठीक है, दोनों इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है, तो दोनों का। और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है आप समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स में कानूनी बल है, वाद योग्य है, जबकि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में संवैधानिक जो संविधान सभा बनाई गई थी, तो फंडामेंटल राइट्स को शामिल करने के समय बहुत सारे विवाद हो रहे थे कि शामिल किया जाए नहीं शामिल किया जाए। फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी में कानूनी बल क्यों नहीं है, ठीक है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अंततः फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया, ठीक है, क्योंकि संविधान की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से, संप्रभुता भारत के लोगों के पास है, तो फंडामेंटल राइट्स क्यों देना है यहाँ पे। लेकिन दिया गया क्योंकि संप्रभुता एक गतिशील अवधारणा है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है सॉवर्जिनिटी का, जो परिस्थिति के अनुसार प्लेस चेंज होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझते हैं कमेंट करते रहें तो आपको इन सब चीज़ों पर क्लासेस मिलेंगी। मूल अधिकारों का सार, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का उद्देश्य तथा राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें एक क्लासेस में कंप्लीट, इसके बाद जितने भी संशोधन मतलब जितने भी करीब 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, तो एक एक अमेंडमेंट को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्लास में लेके आऊँगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 368 में कितनी बार संशोधन हुए, 3 बार हुए, ध्यान रखिएगा, 3 बार संशोधन हुए हैं आर्टिकल 368 में। एक तो 7वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। तो ये 3 बार आपका आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार, तो कितना है आपका, 3 बार हुआ है संविधान आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इंडियन पॉलिटी में, तो जहाँ भी आपको डाउट होता है समझने में तो आप कमेंट करें, मैं उस पर क्लास आपके सामने लेके आऊँगा। और बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विधि का शासन क्या है, विधि की यथोचित प्रक्रिया क्या है, ये सब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, ये सब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं तो समझने में, गिलोटीन क्या है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आवर क्या है, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या है, प्रस्ताव संकल्प में क्या अंतर होता है, ठीक है, अनुदान कितने प्रकार के होते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट है, एक्सेस ग्रांट है, एडिशनल ग्रांट है, टोकन कट क्या होता है, ये सब बहुत सारे पार्लियामेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं।
तो जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है कुछ समझने में तो आप कमेंट करें, तो मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखते हैं। तो प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन आपका 1951 में किया गया, ठीक है, तब किया गया 1951 में किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसमें आपका क्या था, इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया और मूल अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 51 में आप क्या मुख्य रूप से है आपका, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया और फंडामेंटल राइट्स में 15(4) जोड़ा गया, एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें प्रतिबंधित कैसे देखो, फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स को सार्थक बनाने के लिए, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को सार्थक बनाने के जो प्रयास किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, स्थगन भी कर सकते हैं और संशोधन भी कर सकते हैं। आधार क्या होता है, जैसे आधार जो जोड़ा गया, लोक व्यवस्था, ठीक है, विदेशों से संबंध और अपराध, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो ऐसा नहीं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप जैसे कहीं पर आपको जान भ्रमण करने का अधिकार है, आपको जीविकोपार्जन का अधिकार है, तो आप बोलेंगे कि मुझे परमाणु एटम या इस तरह का कोई व्यवसाय करना है, तो ये सब तो नहीं कर सकते ना। कहीं पर अगर कानून व्यवस्था नियंत्रण की समस्या है तो वहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिल सकता है जाने के लिए। तो ये सब चीज़ों पर तो 1951 में आपका प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। इस संशोधन के द्वारा ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है मेरे भाई, तो इसको बैठा लो दिमाग में कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन से। तो इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान किया गया और इनको न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया, जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। मतलब न्यायपालिका इसका पुनरावलोकन, इसका रिव्यू नहीं कर सकती है। इसलिए संविधान में 31A और 31B जोड़ा गया, ठीक है, 31A और 31B जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर इसमें हम लोग बहुत एक समरी की तरह देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस संशोधन के द्वारा 9th शेड्यूल जोड़ा गया, क्योंकि मौलिक संविधान में 8 ही शेड्यूल था, 8 ही अनुसूची को रखा गया था, बट एक अनुसूची को 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर 10वीं में दल बदल विधेयक कानून है आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ है, 11th में आपका PRI है, 12th में आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। तो इस तरह से आपका 51 में आपका किया गया। 52 में क्या गया, इसमें 1951 की जो जनगणना सेंसक्स के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। जो राज्यों से जो प्रतिनिधित्व होगा उसको पुनः निर्धारित किया गया। तो ये मुख्य रूप से है 52 में। 54 में क्या है, इसमें समवर्ती सूची में संशोधन किया गया, ठीक है, कॉन्क्रीट लिस्ट में 54 में संशोधन किया गया और इसमें खाद्यान्न, ठीक है, और पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास आदि विषयों को सम्मिलित किया गया। तो 52 में क्या हो गया कि इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व का पुनः निर्धारण किया गया और 54 में जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें क्या हुआ, कॉन्क्रीट लिस्ट में फूड ग्रेन्स वगैरह को शामिल किया गया, पशु वगैरह के लिए चारा और कच्चा कपास आदि विषयों को सम्मिलित किया गया। आगे देखते हैं 4th में क्या है, इसमें व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्यों द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के लिए पुनरीक्षण नहीं कर सकता है।
ये 55 में किया गया। इसमें कुल मिलाकर ये था कि आर्थिक संकेंद्रण को रोकने के उद्देश्य से ये किया गया था कि इसमें ये किया गया कि व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, राज्य द्वारा उसको लिया जा सकता है और न्यायपालिका इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिव्यू नहीं कर सकती है। ये आपका 55 में था। उसके बाद आपका 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसमें आर्टिकल 3 में क्या है, राज्यों का भौगोलिक अस्तित्व। इसमें राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में यह व्यवस्था की गई कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय को नहीं बताता है, अपने सिफारिशें नहीं बताता है, तो पार्लियामेंट से क्या होगा, वो पास हो जाएगा। मतलब जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो एक निश्चित समय के लिए विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजते हैं और उस निर्धारित अवधि के भीतर राज्य को संसद को भेजना होगा और अगर वो नहीं भेज पाता है तो संसद से वो पारित माना जाएगा। आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो राज्यों के भौगोलिक अस्तित्व की बात करता है, ठीक है, नए राज्यों के निर्माण और सीमा परिवर्तन की बात करता है। अभी तक हम लोगों ने अमेंडमेंट में 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th देखा। तो अभी हम लोग बात करेंगे 6th अमेंडमेंट के बारे में और ये 1956 में इसको किया गया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मतलब केंद्रीय सूची में नए विषयों को जोड़ा गया, जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर और इसी संबंध में राज्यों की शक्तियों पर पाबंदियां। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है और स्टेट पीसीएस से भी प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसके अंतर्गत आपको ये ख्याल रखना है 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। तो अंतर्राज्यीय व्यापार, ये ऑप्शन में आपका अंतर्राज्यीय व्यापार ही पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद फिर आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये भी आपका 1956 में किया गया और इस पर तो हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में किया गया था और इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम लोग बात डिस्कस करेंगे कि भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, इनके स्थान पर क्या किया गया, 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में इसमें मेनली आपको याद रखना है कि 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई और भाग क, ख, भाग ग और भाग ग, इनके स्थान पर यह किया गया। और दूसरा आपका है केंद्र शासित प्रदेशों में, यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र का, उसके जुडिक्शन का क्षेत्राधिकार का क्या किया गया, विस्तार किया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। और 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई, ये 3rd इंपॉर्टेंट है। तो 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, उसके अंतर्गत ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपको ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में किया गया और हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण व्यवस्था में विस्तार किया गया और साथ में आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन की लोकसभा एवं विधानसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ाई गई समय सीमा। ठीक है, बट आपको पता होगा एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता है, अब ये इसको कंटिन्यू नहीं किया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। तो आपने देखा 6, 7, 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पर विराम करता हूँ मैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टार्ट करूँगा। तो फिर मिलते हैं और उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको चाहिए, जो भी डाउट हो रहा है, जहाँ भी आपको डाउट है, समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट करें, मैं उस पर क्लास लेके आऊँगा। और पूरे तरह से आपका जनरल स्टडीज़ के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जो भी आपका है,
सब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फिर मिलते हैं।